हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 9 मई। ठीक है। और यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और डायरेक्ट पूछे जाने की पूरी संभावना है, उसको यहाँ पर लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, भारतीय रंगों को लेकर जो इंडियन कलर है, जैसे कि हम हमारा आपका कलर है, उसको लेकर जो है ना विवादित बयान दिए हैं। क्या नाम है इनका? पित्रोदा, सैम पित्रोदा। ये है चचा। अभी मिलेगा, अभी इनको चर्चा करके रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि शहजादे को देते हैं सलाह। शहजादे समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह कोटेशन आपको देखने को मिलेगा। खैर, यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है ये कि सैम पित्रोदा है कौन। इनको जो है ना भारत में सूचना क्रांति का जनक माना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम के लिए, वाला फैक्ट। दूसरा क्या है यहाँ पे, राहुल गांधी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। और सैम पित्रोदा, याद रखिएगा, इनको जो है भारत में सूचना क्रांति का जनक माना जाता था। और कांग्रेस में जो ओवरसीज जो ग्रुप है ना कांग्रेस का, ठीक है, इंडियन ओवरसीज जो कांग्रेस, उसके अध्यक्ष थे। और इन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि नस्ल भेदी जो टिप्पणी किया इन्होंने इंडियन कलर को लेकर। इन्होंने बोला कि जो चाइना वाला जो पार्ट है यहाँ पे, जो मतलब ये हमारे नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, वो चाइना से मिलते जुलते हैं। और हमारे दक्षिण भारत में जो लोग रहते हैं ना, वो जो है अफ्रीका से उनका कलर मिलता है। तो इस तरह के जो है ना नस्लीय टिप्पणी करना बिल्कुल सही नहीं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। ठीक है, फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाएगा। और यहाँ पे आर्टिकल 15 याद रखिएगा। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि नस्ल के आधार पर जो आप भेदभाव कर रहे हो ना, ये चीज़ रोकता है आर्टिकल 15 के तहत। रंग के आधार पर, जन्म के स्थान पर, ठीक है, जात के आधार पर, वंश के आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे। तो यह आर्टिकल 15 इंपॉर्टेंट हो गया है, यानी कि पूरी संभावना है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी जो है आपका आर्टिकल 14 से 18 तक है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट 14 से 18। ये आर्टिकल 15 के तहत ये चीज़ आ गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो सहजीवन भारतीय संस्कृति के लिए कलंक। मेंस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जो आपका नैतिक वाला पोर्शन होता है ना, एथिक्स पोर्शन, उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे जो इंडियन कल्चर है उसमें जो लिव इन रिलेशन वाला जो है, लिव इन रिलेशनशिप, वो किस तरह जो यहाँ पे हमारे कल्चर को यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर सकारात्मक और पॉजिटिव इम्पैक्ट बताए। इस तरह के क्वेश्चन जो यूपीएससी मेंस में पूछा जाएगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये जो हमारे भारतीय रीति रिवाज को जो है ना उसकी अपेक्षा नहीं है, उसके अनुसार नहीं है, तो इस तरह की कृत्य नहीं होना चाहिए। ये हो गया लिव इन रिलेशनशिप। आपको बता दें, ये इम्पोर्टेड धारणा है, ये भारत का धारणा नहीं है। लिव इन रिलेशन हो गया, और कौन सा हो गया, ये सब जो है भारत की धारणा नहीं है। इसको जो बाहर से वेस्टर्न कंट्री से यहाँ पे लाया गया है। क्लियर है? ये हो गया। उसके बाद देखिए हाईकोर्ट को लेकर, पिछले बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था। हाईकोर्ट में जो जज होते हैं उनका नंबर बढ़ाना है। ठीक है, ये पावर हमारी संसद को कि राष्ट्रपति को, इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। वही सुप्रीम कोर्ट के मामले में अगर बात किया जाए तो ये मामला किसको हो जाएगा? संसद को। ये दोनों क्वेश्चन जो ध्यान रखिएगा, इस बार फिर आने की संभावना है पूरा। ये हो गया। उसके बाद आर्टिकल 21 याद रखिए। हमारे संविधान में ये पावर दिया गया है, ये अधिकार दिया गया है कि अपने मन पसंद जीवन साथी के साथ शादी करने का जो अधिकार है ना, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 के तहत आता है। ठीक है, ये सब फैक्ट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे पूछने की पूरी संभावना है। फिर बात करेंगे प्रवासियों के बारे में। एनआरआई, आपने एनआरआई का नाम सुना ना, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये लोग हमारे भारत से बहुत लोग जो है ना काम की तलाश में, एजुकेशन की तलाश में लोग विदेशों में जाते हैं। ठीक है, तो बहुत लोग काम के लिए जाते हैं, जैसे कि यूएई चले गए, फिर सऊदी अरबिया चले गए, अमेरिका चले गए। तो यहाँ पे जाके वो लोग काम करते हैं। ठीक है, काम करते हैं तो यहाँ पे जो अर्निंग होता है तो वो पैसा अपने परिवार को भेजते हैं भारत में, जो उनके फैमिली वगैरह रहते हैं उनको भेजते हैं। इसी को बोलते हैं रेमिटेंस। ये क्वेश्चन पूछा कैसे गया है, आपने देखा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने पढ़ा होगा फॉरेन ट्रेड में, तो वहाँ पे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में आपने सुना होगा, सुना है ना? तो करंट अकाउंट में ही जो ये जो मामला होता है, रेमिटेंस वाला जो मुद्दा होता है, उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, डिवेंचर, शेयर, लोन वगैरह, ये करंट अकाउंट का मुद्दा है। आप वस्तु का जो ट्रेड करते हो, गुड्स का जो ट्रेड करते हो, सर्विसेज का जो ट्रेड करते हो, ये सारे जो करंट अकाउंट में आता है, आता है ना? तो ये सारे मुद्दे उसमें आते हैं। आपको बता दें, रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में भारत जो है ना टॉप में आ गया। दूसरे नंबर पे कौन है? मैक्सिको। भारत, मैक्सिको, ये सब जो है ना, जब आप मेंस आंसर राइटिंग करोगे ना इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, इंडियन इकोनॉमी में, ये सब आंकड़ा याद रखिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, मान लीजिए बोलेगा कि भारत की दिशा क्या है, भारत का जो विदेशी व्यापार का दिशा क्या है, ठीक है, उसमें क्या परिवर्तन देखने को आया है, तो ये सब चीज़ यहाँ पर डालना होगा आपको। ठीक है, और भारत का जो इनकम है, मतलब इनकम में कैसे कैसे बढ़ोतरी हो रहा है, तो वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब आंकड़ा डालिएगा।
उसके अंदर बता दें आपको कि जैसे हमारे देश के लगभग 1.8% लोग जो है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1.3% लोग जो है ना भारत से बाहर जाके काम करते हैं। 1.3% याद रखिए पूरे पॉपुलेशन का। भारत में कितना पॉपुलेशन है अभी? 140 करोड़ के आसपास है ना। भारत फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है, ये भी पता है ना आपको। रेमिटेंस में नंबर 1 है ना भारत। ये सब आंकड़ा याद रखिए, इकोनॉमिक्स में डालने में बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो 111 अरब डॉलर जो है हम लोग को रेमिटेंस के रूप में प्राप्त होता है। आगे चले हम लोग, तो आगे जाने के बाद जो इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है वो रहा एडिटोरियल पेज, ठीक है। तो एडिटोरियल पेज में आप ये मार्टिन लूथर किंग का जो है कोटेशन आप देख सकते हैं कि युद्ध मानवता को ग्रसित करने वाला सबसे बड़ा प्लेग है, ठीक है, और यह धर्म को नष्ट करता है। सबसे पहला युद्ध जो है ना, ये मानवता को ग्रसित करता है और धर्म को नष्ट करता है, परिवार को नष्ट करता है। कोई भी महामारी से बेहतर है, कोई भी महामारी में सबसे बदतर बताया गया युद्ध को जो है ना महामारी के रूप में बताया गया, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग, नाम याद रखिएगा। देखिए जल्दबाजी का नतीजा क्या हो गया, जो आपने आपने देखा कोविड शील्ड जो बनाया गया था वैक्सीन, और जिसको हमने इंजेक्ट किया है अपने बॉडी में, तो उसको बनाने वाला जो था एस्ट्रोजेनेका था, ब्रिटेन की कंपनी है जिसने कोविशील्ड बनाया, और इसी के तर्ज पर जो है भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, पुणे वालों ने बनाया है, ठीक है। तो सीरम इंस्टीट्यूट, एस्ट्रोजेनेका, ये दो नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोविशील्ड बनाने वाले कौन कौन सी कंपनियां हैं, ठीक है। तो अभी इसके दुष्प्रभाव क्या हो रहे हैं, साइड इफेक्ट क्या हो रहा है कि ब्लड क्लॉट हो जा रहा है, ब्लड क्लॉट हो जा रहा है, प्लेटलेट्स जो है ना बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड में क्या हो रहा है, घट रहा है, प्लेटलेट जो है घट जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, हार्ट अटैक की जो है संभावना पूरी बढ़ जा रही है। तो इसको लेकर जो है काफ़ी लोग जो है, लोगों में डर और भय पैदा हो गया। चलिए, हल्की होती जेब, कुल मिलाकर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ये आंकड़ा जो, ये आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पर मेंस के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे कि भारत का जो बचत है ना, सेविंग जो है ना, फैमिली जो बचत है ना, घट रहा है। पहले 23 लाख करोड़ हुआ करता था, अब जो है 14 लाख करोड़ हो गया, तो ये घट गया है, ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। विदेशी मुद्रा भंडार जो है ना हम लोग को बढ़ा है 640 जो है ना अरब अमेरिका डॉलर है, तो फैक्ट हो गया। म्यूचुअल फंड में जो है ना हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, और डिवेंचर और शेयर में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। ये 3 फैक्ट हो गए। और देख लीजिए यहाँ पे, दुनिया का सबसे जो फिफ्थ लार्जेस्ट जो कंट्री है वो कौन है, हमारा भारत है। 4-5 पॉइंट जो हो गए आपको इकोनॉमिक्स में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या होगा यहाँ पे आंसर करने के लिए काम आएगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे रोजगार को लेकर। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इकोनॉमिक्स में, जो ना रोजगार हो गया, बेरोजगारी हो गया, ठीक है, और गरीबी हो गई। ये जो इंडियन इकोनॉमी का ना काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। यहाँ से कमिटी पूछ लेता है, सीधा डायरेक्ट आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, प्रकार पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ का जो एक जो है यहाँ पे रिपोर्ट आया है, वहाँ पे रिपोर्ट में जो रोजगार को लेकर जो बात की गई है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है ना शिक्षित युवाओं में है, जो पढ़े लिखे युवा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करने ये हो गया। फिर बेरोजगारी जो दर है ना, पहले 2018 में कितना परसेंट हुआ करता था, 6%, अभी 3.2% याद रखिए। 2023 में कितना है, 3.2% जो है यहाँ पे क्या है, बेरोजगार, बेरोजगार बेरोजगारी दर, ये हो गया। और बेरोजगारी को चुनौती देने वाले में कौन सा हो गया, जैसे कि बेरोजगारी की समस्या जो शिक्षित युवाओं की ज़्यादा है, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो लोग बेरोजगार ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके अनुसार उतना नौकरियाँ नहीं बन पा रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में रोज़गार नहीं है। अगर आप देखोगे आपके अंदर स्किल है ना, तो आपको जॉब मिलेगा। क्योंकि भारत में जो जो स्ट्रक्चरल जो प्रकार का जो बेरोज़गारी होता है ना, कि जिस तरह का डिमांड है मार्केट में, मान लीजिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर का बहुत ज़्यादा जो है डिमांड है, लेकिन इतना भारत में सप्लाई ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे 1/3 पॉपुलेशन तो गरीबी है, गरीबी रेखा के नीचे सर्वाइव करती है। वो लोग इतने महँगे-महँगे कोर्स, इंजीनियरिंग का कोर्स का आपको पता ना 14 से 15 लाख रुपए लग जाते हैं नॉर्मल की अगर बात करें तो, ठीक है। तो इतने पैसे कहाँ से वो कर पाएँगे? ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले मुद्दे पे जो हमको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे रोज़गार से निपटने के लिए या बेरोज़गारी से निपटने के लिए आपको अच्छे-अच्छे पॉलिसी बनाने होंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने होंगे। बहुत सारे स्कीम है जो इसको सही तरीके से लागू करने होंगे, ठीक है। तो इन तमाम जो है पहलुओं को ध्यान रखिएगा, आपको आगे काम आएगा। फिर जो है बेरोज़गारी से निपटने के लिए जो साइंस इनटेक या टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत डिजिटल इंडिया, मतलब डिजिटल इंडिया जो है, ये सब जो है आप स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, तमाम चीज़ों का आप यहाँ पर ज़िक्र करेंगे। आगे चले तो यहाँ पर देखने को मिलेगा रंग-भेद को अपमान सहन नहीं करेगा,
रंग भेद को जो लेकर जो है ना अपमान सही नहीं करेंगे। और ये बात कहे कौन? ये बात कहे हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो याद रखिएगा रंग भेद जो है यहाँ पे, रंग भेद जो नस्ल है वहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। और रंग भेद जो आर्टिकल 15 मैंने आपको बताया यहाँ पे, आर्टिकल क्या होता है 15 बताया यहाँ पे, आर्टिकल 15 जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो भेदभाव नहीं करने को बताता है। आर्टिकल 15 जो है ना, आप नस्ल के आधार पे, जन्म के आधार पे, स्थान के आधार पे आप क्या करोगे? भेदभाव नहीं करोगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो हमें जो देखने को मिल रहा है वो ये देखिए, भारत में गरीबी जो है ना 10 से 15 वर्षों में खत्म हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है राजनाथ सिंह जी का है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है ना, डिफेंस मिनिस्टर, ये उनका कहना है, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, और यहाँ पे एक डाटा याद रखिएगा कि अभी जो है नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था, नीति आयोग, उन्होंने कहा कि 9 सालों के अंतर्गत जो है ना 25 करोड़ आबादी को हम लोग गरीबी रेखा से बाहर निकालें। ये आंकड़ा याद रखिएगा। गरीबी से जुड़ा हुआ प्रश्न अगर आता है ना मेंस में, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को लिख कर जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे जो है अगर गरीबी रेखा से कैसे आप निकाले हो, तो यहाँ पे पक्का घर को लेकर, पीने को पानी को लेकर, गैस कनेक्शन को लेकर यहाँ पे कवायद या पहल शुरू की गई है। ठीक, चलिए। यहाँ पे बात करेंगे कि कपिल सिब्बल जो है लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। देखिए, बार एसोसिएशन को लेकर भी कल क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब क्वेश्चन यूपीसी में पूछा गया था कि आप देख रहे हो ना लॉ वगैरह का जो पढ़ाई होता है, ठीक है, कॉलेज में जो एफिलेशन वगैरह होता है, तो ये सारे जो है ना बार एसोसिएशन ही डिसाइड करती है कि कौन सा सिलेबस रहेगा, कि आप किस तरह के सिलेबस को फॉलो करोगे। उनको पावर दिया गया कि जितने भी लॉ स्कूल है ना या कॉलेजेस है, तो उनका समय समय पर क्या करेगी, निरीक्षण करेगी, ये पावर दिया गया है। और इस दिशा में जो है निर्णय लिया जाता है बार एसोसिएशन के माध्यम से। आइए थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जज अगर बनना है ना, तो आपको 5 साल जो है ना क्या करना होगा, आपको हाई कोर्ट का जज बनना होगा। हाई कोर्ट का 10 साल का एडवोकेट का प्रैक्टिस करना होगा। 2 हो गया। ठीक है, अगर ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के क्या बनोगे, जज बनोगे। और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या भी कितना वर्तमान में 34 है। ठीक है, 34 मतलब 33 जज है नॉर्मल जो सीनियर जज है, और एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 34 हो गए। इस संख्या बढ़ाने का पावर है संसद को। ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया। मान लीजिए देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गया ना आर्टिकल 360 के तहत, तो सिर्फ राष्ट्रपति को छोड़ के बाकी जितने भी अधिकारी और केंद्र के राज्य के अंदर सबको सैलरी और पेंशन काटे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे आग को निपटने को लेकर, देखिए अभी उत्तराखंड में जो आग लगा है ना, ये मानव जनित जो है लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक चीड़ का जो पेड़ है ना, वहाँ पत्ते सूख गए हैं, तो ईंधन के रूप में काम करता है। जो आग लगाया गया है उससे क्या हो रहा है, ये पेड़ों में जो फटाक से आग लग जा रहा है, और जो आग लगने की जो संभावना है ना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पे एनजीटी शब्द आ गया। एनजीटी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बल्कि इसको एक्ट के माध्यम से बनाया गया, 2010 के एक्ट से बनाया गया। ये पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं ना, उसमें जो है एक ऑटोनॉमी प्राप्त है, वो फैसला कर सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे। यहाँ पे समय कितना हो गया, 13 मिनट हो गया, मुझे फटाफट न्यूज़ को कवर करने होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे इंदिरा गांधी के बारे में यहाँ पे जो है यहाँ पे आर्टिकल छपा हुआ है। तो देश में कितना बार नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, याद रखिएगा। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, तो 3 बार लगा हुआ है। एक तो 1962 में जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था, 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, 1975 में जो आंतरिक अशांति हुआ था, ये 3 वर्षों में यह 3 बार लगा गया था, याद रखिएगा। 25 जून जो है ना 1975, याद रखिएगा, इसी दिन जो है अशांति देश में नेशनल इमरजेंसी लगा था। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, दो ऐसे प्रधानमंत्री जो पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गया था। देखिए, ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जब ये सत्ता में थी, और जब दोबारा इलेक्शन हुआ था ना, ये हार गई थी रायबरेली सीट से। हराने वाले कौन थे, राम रनाय राजा राजा नारायण। ठीक है, याद रखिएगा। ये तमाम फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में रिपीट करते हैं, वनडे एग्जाम में। उसके बाद आगे आते हैं धीरे धीरे बढ़ के हम लोग। तो ये सब तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता नहीं है हमारे काम का। ठीक है, जिनके काम के होते हैं वो अपना यूज़ कर लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने माल और सेवा कर में सुनवाई के दौरान कहा, जीएसटी को लेकर, जीएसटी जो है ना आर्टिकल 101, माफ कीजिएगा 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, ये क्या चीज को डील करता है, ये डील करता है हमारे जीएसटी को लेकर। ठीक है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर, याद रखेंगे। ठीक है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, तो गुड एंड सर्विसेज टैक्स जो है ना हमारा, ये क्या है, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो हो गया, इसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को सबम्यूज कर लिया गया था, मिला लिया गया, ये हो गया। और जीएसटी जो है ना अपनाने वाला जो सबसे पहला देश था कौन था, कनाडा था। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे बात करेंगे, एक और नाम आ रहा है सॉलिसिटर जनरल। देखिए, सॉलिसिटर जनरल और ऑडिटर जनरल
दो क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ऑडिटर जनरल का तो है, ऑडिटर एडवोकेट जो जनरल होते हैं, माफ कीजिएगा, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का प्रोविजन है 76 के तहत हमारे संविधान में, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। ये क्वेश्चन पूछता है कि किसका जिक्र है संविधान में, किसका नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। ये हो गया। और आपको बात करते हैं यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट। एक जीएसटी काउंसिल है, आर्टिकल 279A। तो जीएसटी काउंसिल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी याद रखेंगे। उसके हेड कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं? तो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो हो गए। और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण, यस, देखिए अभी क्या हो रहा है कि विधायक रेवन्ना थे किसी पार्टी के, जद सेकू पार्टी के जो विधायक थे, उनको 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यूपीएससी पूछता है डायरेक्ट कि न्यायिक हिरासत क्या होता है, पुलिस कस्टडी क्या होता है, मतलब जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी यूपीएससी में पूछा गया था। अगर जुडिशियल कस्टडी में किसी आरोपी को रखा जाता है तो उसे इंक्वायरी करने के लिए पुलिस को कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन जब किसी व्यक्ति को या आरोपी को जो यहाँ पे पुलिस के कस्टडी में रखा जाता है तो उसको पूछने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए जो है कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी आप जो है ना कपड़े को प्रेस करके पहनते हैं ना, आयरन करके इसको बोलते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में। तो इससे क्या होता है, 200 ग्राम जो है ना जो है कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो अभी एक सर्वे आया था, उसमें बोला गया कि आप जो मंडे को जो आप आयरन करके जो पहन के जाते हैं अपने ऑफिस में, तो ऐसा करके अगर नहीं जाएंगे तो करीब कितने लाख कार्बन का बचत होगा, यहाँ पे 1,25,000 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन कम होगा। ठीक है। यहाँ पे एक शब्द है अल नीनो, शायद यहाँ पर नहीं दिखा है, ठीक है। तो ये आंकड़े को ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आप जो आयरन करके जो आप पहनते हो कपड़े, उससे जो है ना कार्बन उत्सर्जन जो है काफ़ी होता है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उससे जो कार्बन उत्सर्जन बचेगा हमारा, कार्बन जो है, आपको पता ना कार्बन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कार्बन अगर ज़्यादा इन्वायरमेंट में हो गया तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। चलिए अभी हम बात करेंगे कनाडा के बारे में। अभी पता है अलगाववादी के कारण जब भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं उसमें जो तनाव देखा गया है, तो भारत ने बोला कि राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर जो अलगाववादी लोग हैं ना, ये लोग अपनी सीमा पार कर रहे हैं। ठीक है। आपको पता है भारत जो सिंगल जो है नागरिक सिटीजनशिप देता है ना, सिंगल सिटीजनशिप, दोहरा नागरिकता देता नहीं है। दो फैक्ट याद रखिएगा। तीसरा बता दें कनाडा को लेकर क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो फेडरल सिस्टम होता है ना, फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था, वो हम लोग कनाडा से ही लिए हैं। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो अभी क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है। दुनिया भर में अप्रैल जो है महीना ना, इस पर बहुत गर्म वाला रहा। ठीक है। C3S याद रखिएगा, एक संस्था है, एनजीओ है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉपरनिकस क्लाइमेट और चेंज जो सर्विस, याद रखेंगे इसको। अलिनो इसमें आ गया है। अलिनो क्या होता है, जब अलिनो इफेक्ट होता है ना, तो आप समझिए कि उस दिन जो है ना टेम्परेचर बढ़ेगा और वो उस समय जो है ना आपका सूखा का संभावना बढ़ सकता है। भारत में जो है अलिनो का इफेक्ट क्या पड़ेगा, भारत में सूखा की संभावना या बारिश जो है ना नॉर्मल से जो है कम होगी। ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वनडे एग्जाम में बेपेसी में तो पूछ लेता है कि जो अभी फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, तो विनय क्वात्रा जो है ये हमारे कौन है, फॉरेन सेक्रेटरी हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स में देखिए यहाँ पे तो नीरज चोपड़ा जी के बारे में दिया गया है, वो 3 साल से जो पहली बार घरेलू प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आपको बता दें डायमंड लीग जीत चुके हैं, ये विश्व चैंपियन बन चुके हैं। ओलंपिक जो 2020 का हुआ था उनमें जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इनके आपको ख्याति पता ही है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके बाद मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, समय जो है 18 मिनट हो चुका है और हम लोग जो है यहाँ पे अपने न्यूज़पेपर को ख़त्म करेंगे। और अगर आपको पसंद आता है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। बहुत लोग जो कमेंट करते भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताकि जो है बेहतर करने की कोशिश करें हम लोग। ठीक है, धन्यवाद।